हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हो। डेली एमपी करंट अफेयर्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट का जो करंट अफेयर है आपसे डिस्कस, और इसका पर्पस बहुत सिंपल है। एमपी में होने वाले जितने इवेंट है या एमपी का जो भी का पूरा हम आपको। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी इंटरव्यू को तैयारी कर रहे हैं, या एमपी का कोई भी पेपर कवर कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी पेपरों का समाधान आपके सामने लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर हर जगह आपको काम आएगा। तो कोशिश कीजिए इन क्लासेस को रेगुलर देखें। हालांकि वीडियो सेक्शन में आती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आती हैं, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर देखिए, आपके वैल्यूबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। देखो, पहली खबर है स्टेट बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट अवार्ड। आपसे कोई पूछ सकता है कि बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट अवार्ड किसको मिला है। तो पहले ये अवार्ड क्यों मिला है समझ लीजिए कि जो स्पोर्ट एक्टिविटी है, ये स्पोर्ट एक्टिविटी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है, और सरकार ने एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। सपोर्टिव स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब लोग जानते हैं। खेल जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, विराट कोहली हो। ये सब लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, क्योंकि इन्होंने खेल को दर्जा दिया है जो देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो स्पोर्ट एक्टिविटी को सपोर्ट किया है, जैसे आप भोपाल जाएंगे तो भोपाल में बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटी हमको देखने को मिल जाती हैं। कई सारे टूर्नामेंट भी यहाँ पे हो जाते हैं, और सरकार के द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए कलेक्टिवली अवार्ड हमको मिला है। और आप इसको कहते हैं कि बेस्ट स्टेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पोर्ट अवार्ड। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव वॉज गिवन दी बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ अवार्ड, एंड स्पोर्ट मैगजीन स्पोर्ट स्टार ऑनर्ड हिम। ये पत्रिका याद रखना कि स्टार स्पोर्ट है, इस स्टार स्पोर्ट या स्पोर्ट्स स्टार पत्रिका ने मोहन यादव को यह पुरस्कार दिया है। तो ये जो पुरस्कार है किसी सरकार ने नहीं दिया है, ये एक पत्रिका ने दिया है, जिसको हम लोग स्पोर्ट्स स्टार पत्रिका के नाम से जानते हैं। अब पेपर में तो आ ही सकता है ना, क्या ही दिक्कत है, ये तो चर्चित ही रहेगा भाई, बेस्ट स्टेट प्रमोशन का अवार्ड मिला है। और इसमें जो इस पॉलिसी है, सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है, वो पॉलिसियों की भी तारीफ की गई है कि सरकार जिस तरीके से खेल नीति बना रही है या खेल नीतियों पर काम कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। देखा होगा कि जो प्लेयर अवार्ड जीत के आते हैं, सरकार उनको अच्छा खासा सम्मान देती है, पैसा और जॉब सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो एमपी की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इस स्पोर्ट्स पॉलिसी की सराहना की है, और बेस्ट स्टेट फॉर अवार्ड एमपी सरकार को मिला है। और यह अवार्ड दिया है जो स्पोर्ट स्टार पत्रिका है, इस पत्रिका के द्वारा। करेवा से गिद्ध। करेवा के जो गिद्ध हैं, इन गिद्धों को अब हम उनके नेचुरल जो सेंटर है, उस नेचुरल सेंटर में छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भोपाल में एक गिद्ध प्रजनन केंद्र है, और ये गिद्ध प्रजनन केंद्र में गिद्धों को बड़ा किया गया, और फिर उनको प्राकृतिक क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, इसीलिए चर्चा में है। तो हम पढ़ते हैं इस खबर को। गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र करेवा भोपाल। तो पहली चीज तो ये है कहाँ पर सर, भोपाल में। से 6 गिद्धों है, 6 जो बल्चर हैं, इनमें से 2 सफेद पीठ पीठ वाले वाइट बैग एवं 4 लंबी चोंच वाले गिद्ध लॉन्ग बिल्ड बल्चर को उनके प्राकृतिक रहवास हलाली डैम के वन क्षेत्र में रामकली गौशाला के पास 16 अप्रैल को छोड़ा जाएगा। 6 vulture, 2 white-backed vultures and 4 long-billed vulture from Vulture Conservation and Breeding Center, Kareva, Bhopal, will be released in their natural habitat near Ramkali Gosala in the forest area of Halali Dam on 16 April 2025। ये इन्वॉल्वमेंट वाले सेक्शन में 100% या 2026 का जो प्रीलिम्स वाला पेपर होगा, या अभी रिसेंटली आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, अपकमिंग बहुत सारे पेपर हैं, एपी का हो, एफएस हो, इनमें शायद एक भी पेपर ऐसा, मतलब एक आध पेपर ऐसा होगा जहाँ यहाँ से सवाल आ जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आप इनको याद रख सकें कि बल्चर
जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है ये करेबा भोपाल में है। करेबा भोपाल में जो वन विहार वाइल्ड लाइफ वन विहार नेशनल पार्क है, उस वन विहार नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। तो कहाँ है बल्चर ब्रीडिंग सेंटर? भोपाल में है। हम बल्चरों का संरक्षण भी कर रहे हैं और उनको ब्रीडिंग भी करा रहे हैं ताकि उनकी प्रजाति को बढ़ा सकें, इस बात को ध्यान रखिएगा। गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र करेबा भोपाल की स्थापना 2014 में हुई थी। 2014 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एवं इसका संचालन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सहयोग से किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में बल्चर संरक्षण या ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? आप लोग बता देंगे। बल्चर संरक्षण या ब्रीडिंग सेंटर करेबा भोपाल में है। और किसके सहयोग से, कौन इसमें मदद करता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा इस पे वर्क किया जाता है। BNHS पर्यावरण, जैव विविधता और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमेशा काम करती है, तो वही सहयोग कर रही है, वही हेल्प कर रही है। मध्य प्रदेश का जो बल्चर कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर भोपाल में अवस्थित है, इसको कहाँ छोड़े जा रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक एक और नाम आया है कि हलाली डैम। तो हलाली डैम आप ध्यान रखिएगा कि हलाली डैम ये है, इम्पोर्टेंट है। एक नदी है हलाली, और उस हलाली रिवर पर ही ये डैम बना हुआ है। तो हलाली नदी को याद रखिएगा। और इस डैम के का जो जंगल है, उस जंगल में इन गिद्धों को हम लोग छोड़ रहे हैं, ध्यान रखें। कृषक कल्याण मिशन, मोहन यादव ने अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस कैबिनेट मीटिंग में, मतलब यस्टरडे की हम बात कर रहे हैं, उस कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया है कि हम कृषक कृषक कल्याण मिशन शुरू कर रहे हैं। अब जो कृषक कल्याण मिशन है, इसके बहुत सारे डिमेंशन हैं। मतलब ये इतना बड़ा न्यूज़ है कि आप इसमें आराम से 200-300 शब्दों में इसको लिख सकते हो। मतलब 11 मार्कर भी यहाँ से हमको देखने, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो कृषक कल्याण मिशन शुरू कर रहे हैं, और कृषक कल्याण मिशन का पर्पज़ क्या है? कृषक कल्याण मिशन का पर्पज़ ये है कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो फिशरी सेक्टर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, फ्लावर, इन सब की जितनी भी स्कीम चल रही है, उन सभी स्कीमों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना है। एक साथ कोऑर्डिनेट करने का फ़ायदा क्या है सर? फ़ायदा ये है कि जो किसान हैं, उन किसानों को हर योजनाओं, हर स्कीम का लाभ एक साथ मिले। अभी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में भटकना पड़ता है, तो फायदे नहीं मिल पाते। किसान को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो किसान की इनकम कभी भी डबल नहीं होगी। तो कृषक कल्याण मिशन का पर्पस ही यही है कि हम जो किसानों से संबंधित जितनी योजनाएं सरकार चला रही है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ताकि जो किसान है, उन किसानों को वह फैसिलिटी मिल पाए या वो प्रॉफिट मिल पाए जिस पर्पस के साथ सरकार ये काम कर रही है। तो कृषक कल्याण मिशन का बेसिक पर्पस क्या है कि सभी जो स्कीम है उनको एक प्लेटफॉर्म पर, और ये लाना क्यों है? ताकि हम लोग फार्मर वेलफेयर को इस्टेब्लिश कर सकें। जो किसान हैं, उन किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उनके इनकम लेवल को इंक्रीज करने के लिए, आय जो है उस आय स्तर को बढ़ावा देने के लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जो उत्पादन है उस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एंड इस्टेब्लिश दी कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंटों समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए ये कृषक कल्याण मिशन चलाया जा रहा है। और कृषक कल्याण मिशन एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा, जिसमें सभी किसानों की इनकम लेवल हमको इंक्रीज करनी है। तो कृषक कल्याण मिशन किसने शुरू किया है आप बता देंगे? मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रदेश के किसानों का समन्वित विकास के लिए, समन्वित विकास ध्यान रखना, बाय ब्रिंगिंग द प्रिविलिंग स्कीम ऑन द वन प्लेटफॉर्म टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर ऑफ द के लिए प्रचलित योजनाओं को एक मंच पर लाना है। एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर सभी स्कीमों को लेकर आना है, ताकि किसानों का जो विकास है या किसानों की जो समृद्धि है, उस समृद्धि को हम बढ़ावा दे सकें। किसान समृद्धि को, किसान या फार्मर वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कीमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आना है। अब यहाँ बहुत सारे डेटा शेयर किए गए। ये डेटा आपको एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में, मेंस में बहुत काम आएंगे। इस डेटा को आप मेंस में यूज कर सकते हैं अगर कृषि से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो समझना, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता, जो किलोग्राम पर हेक्टेयर में मेजर की जाती है। उत्पादकता का मतलब है कि एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है,
agriculture productivity was 1195 in the year 2002 or 3, which is increased by 2393 in the year 2024. ये कहना चाह रहे हैं कि 2002-2003 जो कृषि उत्पादकता थी, ये सिर्फ और सिर्फ 1195 किलोग्राम थी एक हेक्टर में। हमने 20 सालों में ही इसको कितना कर दिया है, ये हमको देखने को मिल गई है 2393 किलोग्राम प्रति हेक्टर, जो कि 2200% इंक्रीज देखने को मिला है। इंक्रीज हैज बिकम 100%, 200% वृद्धि हो चुकी है उत्पादकता में। क्रॉप प्रोडक्शन लाख मेट्रिक टन में, अगर क्रॉप प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, इंक्रीज बाय 323%, ये 323। इफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय 200%, देन क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 323% फ्रॉम 224 in the year 2002 or 3 to 723 in the year of 2024। ये कहना चाह रहे हैं कि 2002 और 3 में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 700 सॉरी 224 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होता था अनाज का। अब ये उत्पादन हो चुका है 723 लाख मैट्रिक टन। कृषि उत्पादकता किलोग्राम जो 1195 था बढ़कर 2393 हो गया है, और फसल उत्पादन लाख मैट्रिक टन 2002-3 में 224 एवं वर्ष 2024 में 723 हो गया, जिसमें 323% की वृद्धि देखने को मिल रही है। आगे डेटा है कि कृषि विकास दर प्रतिशत 2002-3 में सिर्फ 3% थी, 3%। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी ये 3% थी, और 2024 में ये 9.8% हो गया है, जो कि 327% की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र का जो बजट है 2002-3 में 600 करोड़ रुपए हुआ करता था, 2024 में 27,050 करोड़ रुपए हो गया है। और ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि की अगर आपसे कोई बात करेगा तो इतने परसेंट वृद्धि हुई है, और कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 39% है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा 100% आपको काम आएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं एमपीपीएससी में की उत्पादकता कितना बढ़ गया है 2002 और 3 से, ठीक है। जो कुल उत्पादन है वो कितना बढ़ गया है, कृषि का बजट पहले कितना था अब कितना बजट है, ग्रोथ रेट कितनी थी अब कितनी हो गई है। और आप इसमें ये जरूर बताइएगा कि कितने परसेंट की वृद्धि यहाँ पे हुई है। ये इंक्रीज आपको जरूर बताइए, ये इंक्रीज ही आपको एक्स्ट्रा मार्क दिलाने वाला है, ध्यान रखें। चिकित्सा महाविद्यालय सतना से संबंधित नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए 383 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति। तो जो चिकित्सा महाविद्यालय है, ये चिकित्सा महाविद्यालय सतना, तो आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ की, सतना की, तो इसकी नवीन चिकित्सालय का न्यू हॉस्पिटल बन रहा है, और जो न्यू हॉस्पिटल बनने के लिए इतना पैसा यहाँ पे दिया गया है। तो नवीन हॉस्पिटल किस उसमें बन रहा है आपने ये बताना है। और ये है हमारा आरंभ बैच 2, आप इस बैच के हिस्से बन सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करने वाले हर बच्चे की बैच है, इस बैच से जुड़िए। और ये कोड है एमपीपीएस, ये कोर्स आपको अभी 7499 में, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आ रहे होंगे, और कोशिश कीजिए यार आप इनको शेयर करें। देखिए एमपी करंट अफेयर्स आप लोगों ने डिमांड की, शुरू कर दिया। अब जब हम देखते हैं ना कि यार रेस्पॉन्स वैसा है, तो ये जो यूट्यूब की दुनिया है ना, ये व्यूज़ पे जज की जाती है दोस्त। कोशिश करें आप इसको रेगुलर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक है आप हमको, ठीक है। चलिए करते हैं आपसे मुलाकात। हैव अ नाइस डे।